नमस्कार। इलेक्ट्रिन बायो के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 11th बायोलॉजी का एक चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित है। चैप्टर है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर क्या है? लोकोमोशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट अर्थात गमन एवं संचलन, गमन एवं संचलन, गमन एवं संचलन। ठीक है, तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे समझना है। देखो, अब इस चैप्टर का नाम है गमन और संचलन, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि गमन और संचलन होते क्या है, क्या होता है गमन और क्या होता है संचलन। तो हम सबसे पहले संचलन को समझने का प्रयास करते हैं कि संचलन क्या चीज है, संचलन क्या चीज है, यानी कि मूवमेंट क्या चीज है, मूवमेंट क्या चीज है। तो देखिए, मैंने अपने हाथ को इस प्रकार से उठाकर ऊपर लाया, नीचे लेकर गया, या इधर लाया, इधर ले गया, तो इसमें क्या हो रहा है? मेरे हाथ के अंदर गति हो रही है, मेरा हाथ जो है इधर से इधर आ रहा है, यानी मेरे शरीर की मुद्रा में परिवर्तन हो रहा है, या मेरे हाथ के अंदर गति हो रही है। तो इस प्रकार की शरीर के अंग के अंदर जो गति होती है, उस गति को हम कहते हैं संचलन, उसे हम कहते हैं संचलन या मूवमेंट। तो शरीर के किसी भी भाग में होने वाला किसी भी प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? संचलन कहते हैं। जैसे अभी मेरे हाथ में हुई, ठीक है, इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कोशिका जो होती है, उस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य के अंदर भी देखो जो तरल है, वो तरल यहाँ से इधर प्रवाहित होता रहता है। तो इस कोशिका द्रव्य के अंदर भी क्या होता है? प्रवाह होता है। ये प्रवाह भी एक प्रकार का संचलन है। तो शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी कोशिका में, किसी भी ऊतक में किसी भी प्रकार की गति होती है, तो वो सारी गति क्या है? वो संचलन है। समझ गए बात? सिंपल है कि शरीर के अंदर, चाहे हमारा शरीर हो या किसी भी प्राणी का शरीर हो, पादप का शरीर हो, तो पादप और जंतु कोई भी हो, उनके शरीर में किसी भी प्रकार की गति होती है, तो उस गति को हम संचलन कहते हैं। मैं एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर यहाँ पहुंच गया, तो मेरे शरीर के अंदर भी क्या हुई है? गति हुई है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो इसमें भी क्या हो रही है? गति हो रही है। तो ये भी एक प्रकार का संचलन है। तो सभी संचलन है, तो जिसमें गति हो रही है, चाहे अणु में हो रही है, अंग में हो रही है, या पूरे शरीर गति कर रहा है, तो सब के सब क्या है? संचलन है। सिंपल बात है, सभी प्रकार की गति क्या है? संचलन है। तो मैं कह सकता हूँ कि संचलन को दूसरा नाम है गति। सिंपल बात है, तो सभी गति क्या है? संचलन है। सिंपल। अब बात आती है गमन क्या है। तो देखो, गमन क्या चीज है? ये गमन, इसको कह सकते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन ये क्या है? ऐसे संचलन, देखो परिभाषा में मैं कह रहा हूं ऐसे संचलन, तो यानी कि गमन क्या है? एक प्रकार के संचलन ही है। तो ऐसे संचलन या ऐसी गति जिसमें शरीर की स्थिति में परिवर्तन होता है। अभी मैं यहाँ खड़ा हूं, लेकिन मेरे अंदर संचलन हुआ और संचलन के कारण मैं यहाँ पहुंच गया, तो मेरी स्थिति में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया, और स्थिति में परिवर्तन आ गया, तो ऐसे संचलन को हम गमन कहते हैं। तो ऐसे संचलन जिसमें शरीर के स्थिति में परिवर्तन आता है, उसकी अवस्थिति में परिवर्तन आता है, तो ऐसे गति को या ऐसे संचलन को हम गमन कहते हैं। सिंपल बात है। तो एक प्रकार की ये गति है, एक प्रकार का ये संचलन ही है, लेकिन विशेष प्रकार का है क्योंकि इसके अंदर स्थिति में परिवर्तन होता है। क्या सर संचलन में शरीर की स्थिति बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। अगर शरीर की स्थिति बदल रही है, तो वो भी तो एक प्रकार का संचलन ही है। हाँ, इसका ये एक विशिष्ट केस है, एक विशिष्ट प्रकार है कि ऐसा संचलन जिसमें गति में, जिसमें शरीर की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वो गमन है। ठीक बात है। तो सभी हम यहाँ से कह सकते हैं, देखो गमन को हम चलन भी कह सकते हैं। ध्यान रखना कि गमन का दूसरा नाम हम चलन भी हम काम में ले सकते हैं। गमन की जगह चलन, एनसीईआरटी गमन को एक जगह पर चलन भी बोल रही है, तो हम गमन कहे या चलन कहे, तो वो क्या चीज है? एक ही है। देखो, तो हम कह सकते हैं सभी गमन संचलन है, सभी गमन, सभी गमन संचलन है। सही बात है। क्या सभी गमन संचलन है? हाँ बिल्कुल। मेरे शरीर की स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो वो क्या है? गमन है। पर क्या वो संचलन भी है? हाँ बिल्कुल है। तो सभी गमन संचलन है, या यूं कहें कि सभी चलन। अब इसी बात को शब्द बदल कर लिखे कि सभी चलन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी चलन क्या है? गति है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी शब्द काम में ले सकते हैं। तो सभी चलन क्या है? गति है। ओके। क्या सभी गति चलन होता है?
सभी सभी गति चलन है। सभी गति चलन है, क्या ये लाइन सही है? सभी गति चलन है। जैसे मेरे हाथ के अंदर ये गति हुई, लेकिन क्या ये गमन है? क्या मेरे शरीर की स्थिति बदली? शरीर की स्थिति नहीं बदली, तो ये गमन नहीं। तो ये संचलन तो हुआ, ये गति तो हुई, लेकिन ये गमन नहीं हुआ। तो यानी कि सभी गति चलन नहीं होते हैं। ठीक बात है। तो यानी कि ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी चलन गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं होती। सिंपल है। अब इस बारे में एनसीईआरटी कुछ पैराग्राफ के माध्यम समझा रही है। हम मैंने जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया आपको कि कोशिका द्रव्य के प्रवाह में जो प्रवाह हो रहा है वो संचलन है। जो अगर पक्षमाप होते हैं, पक्षमाप के अंदर भी क्या होती है? सीलिया जिसको बोलते हैं हम लोग, तो सीलिया के अंदर भी गति हो रही है, तो वो भी क्या है? संचलन है। कसाब नाम सुना? कसाब, कसाब, फ्लैजिला, फ्लैजिला, उसके अंदर भी क्या होती है? उसके अंदर भी गति होती है। ठीक है। उस गति के कारण गमन भी हो सकता है, जैसे जीवाणु में होता है। तो पक्षमाप और कसाब इनके अंदर भी गति होती है, तो वो भी क्या है? वो भी संचलन है। ठीक है। इसके इसी प्रकार जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर स्पर्शक होता है, स्पर्शक, वो स्पर्शक भी क्या करता है? गति करता है। और वो स्पर्शक गति करके उसके साथ वो भोजन पकड़ने का कार्य भी करता है। इस स्पर्शक की मदद से वो क्या करता है? भोजन को पकड़ने का कार्य भी करता है। भोजन को पकड़ने का कार्य भी करता है, का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा रही है। तो हम उसको एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं। तो देखिए आपके सामने एनसीईआरटी है, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। देखिए, संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंपल, जंतु और पादपों में अनेक तरह के संचलन होते हैं। अमीबा सदृश एक कोशिकीय जीव में जीव द्रव्य की प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। तो जो अमीबा जैसा जीव है, जो एक कोशिकीय जीव है, उसके अंदर जीव द्रव्य के अंदर भी प्रवाही संचलन होता है। तो ये भी एक प्रकार का संचलन है। कई जीव पक्षमाप, कसाब और स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पाद, जबड़े, पलक, जीवा आदि को गतिशील कर सकता है। हमने अपने हाथ पैरों से, जैसे मुंह के जबड़े हैं उनकी सहायता से, या हमारे आंखों के जो पलके हैं, जीव है, इन सब के अंदर गतिशीलता दर्शाते हैं। तो हम इन विभिन्न प्रकारों से संचलन प्रदर्शन करते हैं। कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तन होता है, ऐसे ऐसे संचलनों को गमन कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि ऐसे संचलन, कुछ ऐसे संचलन जिसमें स्थान या अवस्थिति में परिवर्तन होता है, तो ऐसे ऐसे संचलनों को हम गमन कहते हैं। टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचलन के ही कुछ रूप है। तो ये गमन भी है और संचलन भी है। क्या? टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, तैरना, ये सब संचलन भी है और गमन भी है। चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। समझे इस बात को कि ऐसी भाई जो शरीर के अंदर संरचनाएं हैं, जो क्या कर रही है? जो चलन कर रही है, जो क्या कर रही है? चलन कर रही है। ठीक है। तो उनका उन संचलन के लिए अलग से अंग होना आवश्यक नहीं है, या जो अंग संचलन में कार्य कर रहे हैं, गमन के लिए अलग अंग हो ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंग संचलन में काम आ रहे हैं वो गमन में भी काम आ सकते हैं। जैसे अपने हाथ पैर जो है, हम हाथ पैरों की सहायता से संचलन कर सकते हैं और हाथ पैरों की सहायता से गमन भी कर सकते हैं। तो यानी कि जो अंग संचलन में काम आ रहे हैं वो अंग गमन में भी काम आ सकते हैं। तो उनके लिए भिन्न अंग होना आवश्यक नहीं है। समझ के बाद चल। हाँ, और ये सारे जो चीजें हैं वो एनसीईआरटी की हैं। एनसीईआरटी के अंदर पैराग्राफ में लिखा है और हमने यहाँ पर इनको पॉइंट वाइज लिखा है। तो ये मत समझना कि बाहर से कोई पॉइंट है, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है। तो संलग्न संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम में पक्षमाप भोजन के कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों कार्य करता है। तो जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर जो पक्षमाप है, ये दोनों काम कर रहा है। ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रा अपने इस स्पर्शक पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। तो जो हाइड्रा है वो क्या कर सकता है? इस स्पर्शक की सहायता से शिकार पकड़ सकता है, यानी कि संचलन कर सकता है, और वो स्पर्शक की सहायता से चलन भी कर सकता है, यानी कि गमन भी कर सकता है। तो स्पर्शक जो है वो गमन और संचलन दोनों में काम आ रहा है। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो हम अपने जो पाद है, अग्रपाद या पश्चपाद, हम इन पादों की सहायता से बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, सो सकते हैं। ठीक है। नृत्य कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम अपने पादों की सहायता से
शरीर की मुद्रा बदल सकते हैं और ये चलने के लिए भी काम में आते हैं। तो हम इनकी सहायता से गति चलन यानी कि गमन भी कर सकते हैं। उपयुक्त परीक्षणों से संकेत मिलता है कि गति और चलन का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो दोनों बहुत संबंधित चीजें हैं, संबंधित प्रक्रियाएं हैं, तो इन दोनों का भिन्न भिन्न अध्ययन नहीं किया जा सकता। दोनों के संबंध को इस उक्ति में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं लेकिन सभी गति चलन नहीं है। क्लियर बात है, मैंने बोर्ड पर आपको समझा दिया ये बात। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। तो जंतुओं के जो चलन के तरीके हैं, गमन के जो तरीके हैं, वो परिस्थिति की मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। देखो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि कोई अगर स्थल पर रहता है तो वो चलन के लिए अलग प्रकार से प्रक्रिया अपनाता है, और अगर वो पानी में रहता है तो वहां पर वो गमन के लिए अलग प्रक्रिया अपनाता है। तो वहां वो तैरेगा, अगर कोई हवा में जाएगा तो वहां वो उड़ेगा। तो यानी कि आवास बदल जाने से चलन के तरीके भी बदल जाते हैं। तो जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। फिर भी चलन की क्रिया प्राय भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं या भक्ष्यों के पलायन के लिए की जाती है। तो फिर भी जो चलने की जो मुख्य जो क्रिया है वो किस लिए करते हैं, या तो भोजन तलाशने के लिए, या आश्रय यानी आवास तलाशने के लिए, ठीक है, या फिर साथी अपने साथी को ढूंढने के लिए, अनुकूल प्रजनन स्थल या प्रजनन स्थल की तलाश के लिए, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश, या फिर रहने के लिए कोई ऐसे अच्छे प्राकृतिक स्थिति की तलाश करने के लिए, या शत्रु को ढूंढने के लिए, या भक्षी यानी भोजन को ढूंढने के लिए, किसी को मारकर खाना है तो भक्षी को ढूंढने के लिए, इन सभी कार्यों के पलायन के लिए चलने की प्रक्रिया की जाती है। मुद्रा या स्थिति में परिवर्तन ही गति या संचलन है। मुद्रा या स्थिति में परिवर्तन ही गति या संचलन है। कब मुद्रा बदल रहा है, स्थिति बदल रहा है, तो यही क्या है, गति और संचलन है। ये सजीवों की एक अनिवार्य व प्रमुख विशेषता है। तो जो ये संचलन है वो सजीवों की एक अनिवार्य और प्रमुख विशेषता है, तथा इसलिए एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय के दोनों जीव संचलन दर्शाते हैं। जिस चलन में स्थान या स्थिति में परिवर्तन होता है वह गमन कहलाता है। तो यहाँ तक की बात ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, गति के प्रकार। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मानव के बारे में। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहा है तो हम मानव के बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि मानव शरीर की कोशिकाएं, हमारी जो सेल्स है, हमारी कोशिकाएं मुख्यतः कितने प्रकार की, 3 प्रकार की गति प्रदर्शित करती है। ये हमारे कोशिकाओं के अंदर 3 प्रकार की गति है वो होती है, ठीक है, याद रखना। मानव शरीर की कोशिकाएं कुल मिलाकर 3 प्रकार की गति दर्शाती है, जिसमें पहली गति कौन सी, अमीबीय गति या अमीबोइड मूवमेंट, ठीक है। पहली कौन सी, अमीबीय गति। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, उसके समान अगर कोई गति कोई होती है तो उसको क्या नाम दे देते हैं, अमीबीय गति। उस अमीबा के समान अगर कोई गति दर्शाता है तो उसे हम कहते हैं अमीबीय गति। थोड़ा सा अगर जान ले कि क्या होता है, जैसे हमें इसमें लिखा हुआ है, देखिए हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती है, जैसे कि माँ भक्षकाणु, या इनको कहते हैं मैक्रोफेज या श्वेताणु, और लिगोसाइट्स, है ना, WBC। रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करती है। तो हमारे ब्लड के अंदर रहती है, और कौन सी गति प्रदर्शित करती है, वो अमीबीय गति प्रदर्शित करती है। यह क्रिया जीव द्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कूटपाद बनाकर की जाती है। देखो हमने एक लाइन में लिख लिया है कि ये जो गति है वो जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य क्या चीज है, जो कोशिका होती है, कोशिका का जो ये जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य क्या होता है, देख थोड़ा देखना, ये जीव द्रव्य क्या होता है, एक जगह से ऐसे बाहर निकल गया, ऐसे थोड़ा सा जगह से बाहर निकल गया, ठीक है। तो ऐसे बाहर निकला, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये क्या बन गया, कोई एक पाद बन गया है ना, उसके चलने के लिए, गति करने के लिए उसके कोई शरीर का अंग बन गया है, तो पाद बन गया है। वास्तव में पाद नहीं है, ये तो कोशिका का उभार निकला है, कोशिका उभार निकला है, जो अभी निकला और वापस अंदर भी जा सकता है, अस्थायी है ये, ठीक है। तो ये पाद नहीं है, हम इसको कहते हैं आभासी पाद, या हम कह सकते हैं कूटपाद। कूटपाद का मतलब क्या है, कूट का मतलब क्या होता है, आभासी, झूठा, जो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक। तो इस कोशिका से एक कूटपाद निकला, और इस प्रकार से कूटपाद निकला, और इस कूटपादों की सहायता से यहाँ से निकला, फिर मान लो यहाँ से निकला। तो अब ये यहाँ से निकलने के बाद ये जो पूरी कोशिका है अब थोड़ी सी क्या होगी, ऐसे गति कर लेगी, समझ रहे ना। तो इन कूटपादों की सहायता से गति कर लेगी, फिर यहाँ से निकाल लेगी और ये अंदर डाल देगी यहाँ से। तो इस प्रकार से कूटपादों की सहायता से वो गति करना जाएगा, एक जगह से निकलते जाएंगे, एक जगह से बाहर निकल वापस अंदर जाते जाएंगे।
तो इस प्रकार से कोशिका कूट पादों की सहायता से गति करती है, किसकी? अमीबा की कोशिका। तो ठीक ऐसी की ऐसी गति हमारी ही कोशिकाएं भी दर्शाती है। कौन सी कोशिकाएं? माँ भक्षकणु और श्वेताणु, ये कोशिकाएं भी ऐसी की ऐसी गति हमारे ब्लड के अंदर दर्शाती है, इसलिए हम इस गति का नाम क्या रख लिया हमने? अमीबीय गति। ठीक है, क्योंकि अमीबा के समान दर्शा रही है। तो इनका जीव द्रव्य का प्रवाह होता है और जीव द्रव्य के प्रवाह की गति द्वारा कूटपाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कूटपाद बनाते हैं, और कूटपाद बनाकर जो गति की जाती है उसको हम कहते हैं अमीबीय गति। इज इट क्लियर? पहली चीज अमीबीय गति समझ आ गई। और हमारे कोशिकाओं में कहाँ होती है? माँ भक्षकणु में और श्वेताणु में। आगे देखें, हमारी जो कोशिका का कंकाल तंत्र, हमारा कंकाल तंत्र नहीं, कोशिका का साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा था कोशिका वाले चैप्टर में। ठीक है, जो किससे बना होता है? सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है ना। प्रोटीन के जो तंतु होते हैं सूक्ष्म तंतु, उनसे बना होता है। तो हमारा जो कोशिका कंकाल तंत्र होता है, जैसे कि सूक्ष्म तंतु जो इसमें होते हैं, वो भी अमीबीय गति में सहयोगी होता है। तो उस कोशिका के अंदर सूक्ष्म तंतु होते हैं, ये भी अमीबीय गति में सहायक होते हैं। सिंपल सी बात याद रखना। ठीक है, दूसरी आती है हमारी कौन सी? पक्षमाभी गति। पक्षमाभी गति यानी सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट, इस नाम से क्लियर है कि गति कैसे होती होगी? पक्षमाभों की सहायता से होती होगी। देखिए, हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों, नलिकाकार अंग कौन से होते हैं? जैसे कि गर्भाशय है, गर्भाशय है नलिकाकार अंग है। गर्भाशय के अंदर आपने देखा होगा जो डिंब वाहिनी होती है, जो अंड वाहिनी होती है, वो हो गया, है ना। ठीक है, शुक्र वाहिनियां जैसे हैं, जैसे श्वास नली है, तो ये सब क्या? नलिकाकार अंग है। तो हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों जो पक्षमाप उपभित्ति से आस्तरित होते हैं, जैसे हमारे आहार नाल भी हो गया। ठीक है, तो हमारे ये जो नलिकाकार अंग है, इन अंगों की जो आंतरिक भित्ति होती है, उन भित्तियों के ऊपर क्या लगे रहते हैं? सीले लगे रहते हैं, है ना। जैसे ये मान लीजिए कि कोई नलिकाकार अंग है, इस नलिकाकार अंग है, इस नलिकाकार अंगों में जगह जगह क्या होता है? ये ऐसे सीले लगे रहते हैं। हमारी बात, ये क्या लगे? सीले लगे, जगह जगह सीले लगे, ये सीलिया। तो अगर किसी नलिकाकार अंगों में ऐसे सीले लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि ये कैसे है? सीलिया से आस्तरित है, अर्थात ये पक्षमाप उपभित्ति से ये आस्तरित है। तो हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों जो पक्षमाप उपभित्ति से आस्तरित होते हैं, वो क्या दर्शाते हैं? वो पक्षमाप गति, तो उनमें क्या होती है? पक्षमाप गति होती है। तो हमारे अधिकांश अंगों में जो पक्षमाप से आस्तरित होते हैं, तो उनमें पक्षमाप गति होती है, सीलिया होती है, तो वहां पर सीलियरी मोशन होगी। श्वास नली में अभी देखो बात आ गई कि श्वास नली में पक्षमाभों की समन्वित गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। समझे इस लाइन को? ये हमारी श्वास नली है। इस श्वास नली के अंदर क्या हो रहा है कि जो हम सांस ले रहे हैं बाहर से, उस सांस के अंदर वायुमंडलीय वायु के साथ में कई बार धूल कण आ जाते हैं, कुछ अन्य पदार्थों के कण आ जाते हैं। वो कण अगर आगे और वो फेफड़ों में चले गए तो वो हमें आगे चलकर हानि पहुंचाएंगे। तो वहां पर क्या होता है कि श्वास नली के अंदर यहाँ पर वो सीले लगे रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई वायु हम अंदर लेते हैं तो हमारे सारे सीलिया एक साथ गति करते हैं। अभी मेरे पास ऐसे 2 है, ठीक है, ये मैं और ले लूँ, ऐसे 3 सीलिया है, ये 3 सीलिया लिए मैंने, ये तीनों क्या करते हैं? एक साथ गति करते हैं। ये पूरे इस प्रकार से गति हुई, ऐसे इधर गति करनी है तो ऐसे, है ना। तो ये एक साथ गति करते हैं, इसको कहते हैं समन्वित गति। समझे? तो श्वास नली में पक्षमाभों की समन्वित गति, समझ रहे? एक साथ ही गति जो होती है, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है गति का, तो समन्वित गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। तो जो बाहर से कण आते हैं वो क्या होते हैं? इन सीलिया के अंदर फंस जाते हैं, इन सीलिया में फंस जाते हैं। फिर ये सीलिया गति करके उनको बाहर निकाल देते हैं। समझ रहे बात? गति करके बाहर निकाल रहे हैं। कैसे बाहर निकाल रहे हैं? जैसे नहीं समझे, ये हमारा फर्श है, इस फर्श पर कुछ कण पड़े हैं, इन कणों को बाहर निकालना है। अब बात शर्त यह है कि हमारे हाथ में झाड़ू है, लेकिन हम गति नहीं कर सकते, एक जगह ही खड़े रहेंगे। तो हमने क्या कर लिया, हम 5-10 लोग ऐसे खड़े हो गए और सबने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ लिया। अब उधर वाला क्या करता है कि उस झाड़ू से उस कणों को इधर सरकाता है, उधर से वो उधर सरकाता है, तो इसका पड़ोसी उसको वापस और आगे धकेलेगा, उसका पड़ोसी उसको और आगे धकेलेगा। तो इस प्रकार से वो जो धूल कण है, वो जो मिट्टी के कण है, वो धीरे धीरे इस रूम से बाहर चले जाएंगे। समझ आ रही बात? हमने अपनी जगह नहीं बदली है। तो सीलिया ठीक ऐसे ही है, वो अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं, बस वो उसके चारों ओर जो द्रव्य है, जो कण है, उनको वो क्या करवाते हैं? गति करवाते हैं, और गति करवाकर उस श्वास नली से उनको बाहर फेंक देते हैं। ये लिख रहा है कि श्वास नली में पक्षमाभों की समन्वित गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में
मदद मिलती है। तो इस प्रकार से जो जूलकण बाहर से आए थे उनको वापस क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वो नासा मार्ग से होते ही वापस बाहर निकल जाएंगे। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन पक्षमाप की गति की सहायता से ही होता है। मादा जो मादा के अंदर जो गर्भाशय होता है, देखिए जो गर्भाशय होता है, ये मान लीजिए गर्भाशय, ये गर्भाशय, इस गर्भाशय के यहाँ रहते क्या, अंडाशय, क्या रहते हैं ये, अंडाशय। ठीक है, तो इन अंडाशय के अंदर क्या बनती है, इन अंडाशय के अंदर बनता है अंडाणु। क्या बनता है भाई, अंडाणु बनता है। ठीक है, अब इस अंडाणु को कहाँ पहुंचाना है, इस अंडाणु को पहुंचाना है गर्भाशय में। ये गर्भाशय है, तो इस अंडाणु को यहाँ गर्भाशय में पहुंचाना है। तो गर्भाशय में कैसे पहुंचाए, तो ये अंडाणु यहाँ से आ जाता है कहाँ पर, इस अंडवाहिनी में। ये जो नलिका होती है, तो अंडाशय, ये अंडाशय, अंडाशय और गर्भाशय के बीच में जो ये नलिका होती है, इस नलिका को कहते हैं हम लोग डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी। तो ये अंडाणु इस डिंब वाहिनी से होता हुआ गर्भाशय में पहुंचता है। लेकिन कैसे आता है, इसको कौन गति करवा रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, बहुत सारे सीले लगे रहते हैं। समझ आ रही बात, यहाँ पर बहुत सारे सीले लगे रहते हैं। तो वो सीले ठीक वैसे ही, जैसे मैंने कहा ना कि वो इस हम 8-10 लोग खड़े होकर यहाँ से मिट्टी के कणों को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक ऐसे ही ये सब सीलिया समन्वित गति करते हैं और इस अंडाणु को इधर धकेलते हुए कहाँ लेकर आ जाते हैं, गर्भाशय में लेकर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से पक्षमा भी गति हो रही है, कहाँ पर, अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय में पहुंचाने के लिए। तो हमने लिखा मादा प्रजनन मार्ग में डिंब, डिंब बोले तो अंडाणु, डिंब बोले तो अंडाणु, तो डिंब का परिवहन पक्षमाभ गति की सहायता से ही होता है। बोलो क्लियर है। चले नेक्स्ट देखिए, कशाभिका एवं पक्षमाभिका, कशाभिका एवं पक्षमाभिका। कशाभिका बोले तो फ्लैजिला, कशाभिका बोले तो फ्लैजिला। मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, फ्लैजिला। कशाभिका एवं पक्षमाभिका बोले तो सीलिया। तो कशाभिका एवं पक्षमाभिका कोशिका झिल्ली की अतिवृद्धि है। तो ये बात हम सेल वाले चैप्टर में, कोशिका वाले चैप्टर में अच्छे से समझे हैं। पक्षमाभीय गति, सीलियरी मोशन, तो पक्षमाभीय जो गति होती है वो शुक्राणु के तैरने में, पक्षमाभीय गति कहाँ काम आती है, शुक्राणु के तैरने में। शुक्राणु तैरकर अंडाणु के पास पहुंचता है, मादा जन्म मार्ग में पहुंचता है, तो वहां पर शुक्राणु के तैरने में स्पंज के नाल तंत्र में, जो स्पंज होते हैं परिफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं, स्पंज के जो अंदर नाल तंत्र पाया जाता है, उनके अंदर जो जल धाराओं का नियमन है, पानी किधर से प्रवाहित होगा किधर बाहर निकलेगा, है ना, तो वहां पर जल धाराओं का नियमन, जो जल पानी आना और जाना, इन जल धाराओं का नियमन भी किस सहायता से होता है, पक्षमाभीय गति की सहायता से होता है। और युगलिना, है ना, युगलिना जैसे प्रोटोजोआ में गमन में सहायक है। तो ये हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं कि पक्षमाभीय गति कहाँ कहाँ होती है। हमने मानव के बारे में भी लिखा और हमने यहाँ पर कुछ अन्य भी लिखा है कि पक्षमाभीय गति ये दोनों ही है, वो कोशिका झिल्ली की अतिवृद्धि है, ठीक है, और दोनों के कारण होने वाली गति क्या कहलाएगी, पक्षमाभीय गति कहलाएगी। ठीक है, पक्षमाभीय गति शुक्राणु के तैरने में सहायक है, ठीक है, इसके अलावा स्पंज के नाल तंत्र में जल धाराओं का नियमन करने में सहायक है, और युगलिना और प्रोटोजोआ में गमन में भी सहायक है। तो ये हो गई हमारी दो गतियां। तीसरी गति आती है पेशीय गति, पेशीय गति। ठीक है, पेशीय गति क्या होती है, देखिए हमारे पादों, जबड़ों, जीवा, जैसे हाथ पैर है, साए हमारे जबड़े है ना, जबड़े है या जीवा है, जीभ है, इस सब के अंदर क्या है, पेशियां, ये सब पेशियों से बने हुए हैं। तो पादों, जबड़ों, जीवा आदि की गति के लिए कौन सी गति आवश्यक है, पेशीय गति। तो हमारे पेशियों में गति होती है, ठीक है, चलने के लिए, खाने के लिए, ठीक है, बोलने के लिए हम जबड़ों में, जीवा में, पादों में गति करवा रहे हैं, वो सब कौन सी गति है, पेशीय गति है। पेशीय गति आवश्यक होती है। पेशियों के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग, पेशियों के अंदर कौन सा गुण होता है, संकुचन का गुण होता है, जो हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेशियों के अंदर संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य भी करता है और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। तो पेशियों के अंदर संचलन का गुण होता है, जो चलन, जो ये गुण होता है, संकुचन का गुण होता है, इसका उपयोग हम गमन में भी करते हैं और दूसरी गतियों में भी करते हैं, जैसे हाथ उठा रहा हूं, रख रहा हूं, तो यहाँ पर भी कौन सी गति हो रही है, ठीक है, अंदर पेशीय गति हो रही है। तो इन पेशियों के संकुचन के गुण का उपयोग हम और अधिकांश बहुकोशिकीय जीव,
जो हमारे जैसे और भी जो बहुत सारे जो बहुकोशिकीय जीव है वो सभी चलन और अन्य प्रकार की गतियों में स्पेस या संकुचन के गुण का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम सब करते हैं। तो चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। तो हम गति करने के लिए, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सिर्फ पेशीय गति ही आवश्यक नहीं है, पेशीय गति के साथ साथ कंकाल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हड्डियां हैं, हाथ के अंदर हड्डियां हैं। तो मैं जब मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ को गति करवानी है, तो पेशियों के साथ साथ इस हड्डियों में भी गति हो रही है। तो पेशियों, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रिया, अर्थात सबके साथ एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, बहुत व्यवस्था के साथ में, इन सब के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, चलन होता है, अर्थात गमन होता है, अर्थात लोकोमोशन होता है, अर्थात गति होती है। तीनों की आवश्यकता हम गमन के लिए करते हैं। ठीक बात है। तो ये हो गई हमारी गतियों के प्रकार। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जहां पर हम मेनली किसके बारे में बात करेंगे, पेशियों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।